हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत मेहनत लगी है। 2024-25 का ये यानी पिछली साल का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसे पूरा हम सॉल्व करवाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जितनी जाए, काफ़ी बड़ी वीडियो हो सकती है। इस पीडीएफ को तैयार करने में भी हमें 4-5 घंटे लगे हैं, क्योंकि भाई इस पेपर को सॉल्व करने में आपको 3 घंटे लगते हैं लिखने में। फिर हमने क्या किया है, अपने काम भी करते रहे हैं, साथ में आंसर भी लिखते रहे हैं, तो 4-5 घंटे इस पीडीएफ को तैयार करने में लगे हैं। इस वीडियो को शूट करने में 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, और फिर ये एक्सपोर्ट होकर जब पब्लिक होगी। लेकिन इस बात की गारंटी है, ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। क्यों, वो बताते हैं, फिर शुरू करते हैं फटाफट से। देखो भाई, बीएससी के जितने भी पेपर होते हैं, अगर आप पिछले 2 साल के पेपर सॉल्व कर लो, जैसे आप 2026 में इस बार पेपर देने जा रहे हो, तो आप 24 वाला सॉल्व कर लो और 23 वाला सॉल्व कर लो। इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, क्योंकि इतना कोर्स ही नहीं है। जैसे अभी जब ये पेपर सॉल्व होगा, देखो एरोमेटिसिटी भी आ जाएगी, हकल्स रूल भी आ जाएगा, बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी आ जाएगी, जो भी कुछ बनता है वो सब, यहाँ तक कि फ्राइस रीअरेंजमेंट है, पिनाकोलोन है, होवेनहाउस रिएक्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ इस पेपर में ही आ गया है। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस पूरी वीडियो को तैयार कर लो भाई। और कुछ मान ले 2 घंटे बाद पेपर है, सिर्फ इस पूरे वीडियो को तैयार कर लो, जाके पेपर दे आओ। इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भैया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का ये फर्स्ट पेपर है भाई, ठीक है। सबसे पहले समझो, जब पेपर की शुरुआत होती है तो सबसे पहले कितने क्वेश्चन आते हैं? अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 के 10 करने होते हैं, 2-2 नंबर में भाई ये आते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, ये ABCDEFGHIJ तक पूरा सेगमेंट होता है, और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं भैया? 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर भैया जो डिटेल्ड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, यहां पर कितने करने होते हैं? 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 15 नंबर में होते हैं, यानी 30 नंबर यहां होते हैं। 30 और 20 50 हो जाते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आए हुए? देखो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 5 में से सिर्फ कितने करने हैं? 2 करने हैं मेरे भाई, ठीक। क्योंकि एक तो ऊपर निकल गया, तो 4 यहां होगा, यानी 4 में से कोई 2 करने होते हैं। नहीं कर पाओगे क्या भाई? जब हम तो आपको यहां पे सारे हल कराएंगे, ठीक है। जो ऑप्शन में है वो भी कराएंगे, नहीं है वो भी कराएंगे, लेकिन चॉइस आगा की होती है, ठीक है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक करना होता है यहाँ पे 6, 7, 8, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 3 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। देखिए कितनी चॉइस है, 3 में से 1 करना है, 4 में से 2 ही करने हैं, और ऊपर 10 क्वेश्चन दिए हैं, जो 10 के 10 आपको करने होते हैं, जो छोटे छोटे 2-2 नंबर के होते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, एक एक करके सब कुछ बताते हैं। पूरा पेपर हमने सॉल्व कर दिया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले का जो ए वाला पार्ट है भैया, पहला शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, ओजोनोलिसिस क्या होती है? तो भैया ओजोन से क्रिया को ओजोनोलिसिस हम लोग कहेंगे। तो हमने लिखा, यह एक रिएक्शन है जिसमें एल्कीन समझते हो क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग उसे एल्कीन कहते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लोग उसे एल्काइन कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें एल्कीन या एल्काइन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो ओजोन के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। एल्डिहाइड क्या होता है? जिसमें भी किसी में CHO होता है उसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, जिसमें CO होता है उसे कीटोन कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं CH3CHO, इसमें CHO है तो ये क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा। हम लिखते हैं CH3COCH3, इसमें देखो CO आ गया तो ये कीटोन कहलाएगा। तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है, हम लोग उसे ओजोनोलिसिस कहते हैं, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला रिएक्शन करेगा ओजोन के साथ में, और एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, तो इसे हम लोग ओजोनोलिसिस कहेंगे। जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा भाई, ठीक। जैसे ये देखो C2H4 है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथिलीन या एथीन, ये डबल बॉन्ड वाला होता है, ठीक। C2H4 की रिएक्शन किससे हुई? ओजोन से। क्या बन गया? CH2O, यानी फॉर्मल्डिहाइड, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, और CHO का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। मोटी मोटी बात करें तो ओजोन से रिएक्शन कर लेना ओजोनोलिसिस कहलाता है। अगर आपने ये लिख दिया, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। ये देखो भैया, और मजे की बात है, इस पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार आया है, अभी आखिरी में भी आया हुआ है 3 नंबर में। तो सिर्फ ओजोनोलिसिस पेपर में 5 नंबर दिला रहा है, इस वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल याद कर लें भैया, ठीक। चलो फिर पहले का दूसरा क्वेश्चन, पहले शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं? 10 आते हैं, तो ये दूसरा है भाई, ठीक है।
एलाइलिक ब्रोमिनेशन बाई NBS, ये करके आया हुआ है क्वेश्चन। तो पहले तो आप ये समझो NBS क्या होता है। तो भैया NBS का नाम है ब्रोमोसक्सिनिमाइड, N मतलब नॉर्मल, ठीक है, तो ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ठीक भाई, क्या होता है? तो ये एक रिएजेंट होता है जो डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर ब्रोमीन ऐड करता है। नाम ही है उसका भैया, ये रिएक्शन का नाम क्या है? ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमीन को जोड़ना ब्रोमिनेशन कहलाएगा। और भैया ये रिएक्शन लाइट या परऑक्साइड की उपस्थिति में होगी, ठीक। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? एलाइलिक। ये एलाइलिक का मतलब मोटा मोटा ये जो चेन आपको दिख रही है ये एलाइलिक कहलाएगी, ठीक है। क्या लिखा है बताओ? CH2 कहलाएगा, CH कहलाएगा, CH3 कहलाएगा। ले लिया मेरे भाई। कौन जोड़ोगे इसमें? ब्रोमीन जोड़ोगे। उपस्थिति किसकी होगी? परऑक्साइड की होगी। परऑक्साइड की उपस्थिति हुई। CH2 ऐसे है, ऐसे ही रहेगा। CH ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। CH3 में से एक H कम हो जाएगा। एक H कम हुआ तो H कितने रहेगा? 2, और उसकी जगह पे एक Br आके जुड़ जाएगा। Br आके जुड़ गया, इसे हम लोग कहेंगे एलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है। यह एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करता है और डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ता, यानी ये जो इधर वाली पोजीशन है यहां पर आके ब्रोमीन जुड़ेगी, ये जो डबल बॉन्ड है इसके टूटने का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। तो ये एक रिएजेंट होता है NBS जो ब्रोमीन को जोड़ने का काम करता है, और इस तरीके से ब्रोमीन आके जुड़ जाता है। हाइड्रोजन हट गया, ब्रोमीन जुड़ गया, 4 नंबर आपके पक्के हो गए भाई, ठीक। जो लोग भी कोर्स में इस वीडियो को देख रहे हो, यहीं पर PDF तुरंत अपलोड हो जाएगी। YouTube पर देख रहे हो तो फ्री अपना चैनल है टेलीग्राम पर BDKDN BSc, उसे जाके ज्वाइन कर लो भैया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 2 और नंबर पक्के करने हैं। तो एसिडिटी ऑफ एल्कीन्स, जो भी एसिडिटी ऑफ एल्काइंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। एल्काइन मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनमें एसिड नेचर होता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पहले ही पता है। एल्कीन में डबल होता है, एल्काइन में ट्रिपल होता है। जब टर्मिनल एल्काइन में हाइड्रोजन डायरेक्टली sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है तो वह जो भी हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हो जाता है। मोटा मोटा समझो, एसिडिटी की मतलब क्या होता है? जो लोग H आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं भाई, ठीक। तो जो भी एल्काइन है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो निकलने के लिए तैयार रहेगा। तो इसका कारण हमने लिखा है कि जब भी कभी ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो जब भी कभी sp कार्बन में हम लोग जोड़ेंगे हाइड्रोजन तो उसमें करेक्टर होता है 50% S होता है भैया, ठीक। SPDF, तो 50% इसमें S होता है, नाम से पता चल रहा है। sp का मतलब क्या? 2 ही लोग हैं, 50% क्या होगा? S, 50% क्या होगा? P। तो sp कार्बन में 50% S होता है, जिससे जो कार्बन है न्यूक्लियस हाइड्रोजन के प्रोटॉन को तेजी से अट्रैक्ट करता है। इससे हाइड्रोजन आसानी से H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकल जाता है। जब हाइड्रोजन निकलता है तो एसिटिलाइड, ये देखो भैया, इस तरीके से अगर हम कहें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। यहां से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां क्या आ जाएगा? निगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब प्लस बना के निकल गया, तो यहां निगेटिव आ जाएगा। तो ये जो आयन बनेगा बाद में, सरल भाषा में जितने भी एल्काइन है, एल्काइन का मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, जब इनसे हाइड्रोजन अलग होता है, मतलब प्लस अलग हो जाता है, तो यहां कार्बन के ऊपर माइनस आ जाता है, और ये जो माइनस वाला आयन बनता है ये ज्यादा स्थायी होता है। तो हर व्यक्ति वही चाहेगा कि हम ज्यादा स्थायी रहें। तो ये भैया स्थायी होने के लिए हाइड्रोजन आयन को दिए दे रहे हैं, निकाले दे रहे हैं, इस वजह से ये क्या है? एसिडिक है भैया, ठीक है। 6 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बात करें तो ईथर कौन होता है? पहले तो ये समझो, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा के चल रहे हैं। ईथर कौन होता है? जब कभी बीच में O होता है, मान लिया CH3, बीच में O है फिर CH3 है, तो जब भी कभी बीच में O होता है उसे हम लोग ईथर कहते हैं भाई, ठीक। तो ईथर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, परंतु कुछ रिएक्शंस देते हैं। जैसे क्या होता है? C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर है, HI से रिएक्शन कराएंगे तो C2H5I बन जाता है एथिल आयोडाइड। ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और अगर हम लोग इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो भैया ईथर परऑक्साइड बनेगा। यानी परऑक्साइड क्या होता है? जिसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, जैसे यहाँ पे देखो एक होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन है, तो इसे ईथर परऑक्साइड कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लिख दोगे। 2 नंबर में पूछा है तो केवल 2 प्रॉपर्टी भी लिखोगे तब भी चलेगा। हमने यहाँ पर आपको 3 बता दी है भाई, ठीक है। डी के बाद ई वाला पार्ट आ गया, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन।
बेंजीन का नाइट्रीकरण कैसे कराएंगे भैया? तो नाइट्रीकरण का मतलब ही क्या है? नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देंगे। ये बेंजीन है, ये नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति लेंगे, ठीक है। यहां से NO2 आके यहां जुड़ेगा, एक H इन्हें मिलेगा, H2O अलग हो जाएगा। फाइनल ईयर में हो, ये सब रिएक्शंस आपकी पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से ये जो बना, इसका नाम क्या है? नाइट्रोबेंजीन। तो जब बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। 2 नंबर की ये भी जुगाड़ है भाई, ठीक है। DDT, ये हम आपको पहले भी करा चुके हैं, कैप्सूल क्लास में फिर से बता दे रहे हैं। DDT का पूरा नाम क्या है बताओ? DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक। ये जितने भी कीटाणुनाशक वगैरह होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल की फॉर्म में ये पाया जाता है भाई, ठीक। कैसे बनाओगे? तो CCl3CHO, इसका नाम होता है क्लोरल। ये क्लोरोबेंजीन है। जब कभी रिंग के ऊपर Cl लगा होता है, रिंग के ऊपर Cl लगा होता है तो इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। जहां जहां पे जुड़ा होता है वहां पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है। तो यहां वाला एक एक हाइड्रोजन निकाल के रख लिया, क्लोरल का O और इनका H, ये H2O अलग हो जाएगा। CCl3CH देखो ये आ गया, दोनों रिंग देखो ये आ गए और दोनों Cl वैसे ही लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से जब क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराते हैं तो DDT बन जाता है भाई, ठीक। 2 नंबर की जुगाड़ थी, हो गया। अगला क्वेश्चन आया है, सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं। 10th क्लास में रिएक्शन आ जाती है, सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से क्रिया कराने पर मेथेन प्राप्त होती है। तो ये भैया सोडियम एसीटेट है, ये देखो ये है सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये है कास्टिक सोडा, लाइम माने चूना है, और ये बन गई है मेथेन। सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से क्रिया कराने पर मेथेन बनती है भाई, ठीक है। अगला है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का एसिडिक नेचर भी 2 नंबर में आया है, समझा देते हैं, बहुत ही आसान है भैया। देखो ये फिनॉल है, ये क्या है? फिनॉल है। जब रिंग के ऊपर OH लगा होता है तो इसे क्या कहते हैं? फिनॉल। लेकिन फिनॉल भी वही हरकत करता है, जब मेरे भाई इनसे H पॉजिटिव अलग हो जाता है तो O के ऊपर क्या आ जाता है? निगेटिव आ जाता है। इसे हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। और जब ये फिनॉक्साइड आयन को चेक किया जाता है तो ये फिनॉल की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। तो भैया ये स्टेबल रहने के लिए अगर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इसका मतलब ये एसिडिक है। तो फिनॉल में OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ता है। जब फिनॉल अपना H पॉजिटिव देता है तो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी H पॉजिटिव आसानी से निकल जाता है। इसका मतलब जो फिनॉल है H आयन दे रहा है, मतलब ये क्या है? एसिडिक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक आया है कि जो फैट या ऑयल होते, तेल या जो वसा होते हैं, उनसे आप ग्लिसरॉल कैसे बनाओगे? पूरा पेपर हमने ऊपर लगा रखा है, उसे आप देखना, ठीक है। ये हमने पूरी PDF भी सॉल्व कर दी है, इसे भी देखना, कॉपी में लिख लो, प्रिंट निकाल लो और मेरे भाई याद कर डालो पूरा, ठीक है। तो भैया ये क्या है? C3H5OOCr का होल थ्राइस, ये क्या है? तेल या बसा है भाई, ठीक है। 3NaOH, ये कौन है मेरे भाई? कास्टिक सोडा है। C3H5OH का होल थ्राइस, ये क्या बन गया है? ये जो संग में बना है 3RCOONA, ये साबुन बना है। और ये C3H5OH का होल थ्राइस, ये क्या बना है? ग्लिसरॉल बना है। तो तेल या बसा की कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन है, ठीक है। कमर्शियल लेवल पे जो साबुन बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन, यानी साबुनीकरण की क्रिया भी इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। 10th क्लास में आपने इसे पढ़ा होगा। फिर एक परऑक्साइड इफेक्ट है, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन है और इसे करते ही अपने 10 दूनी 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मान के चलो जो टॉपिक यहां पर हो रहे हैं, इनमें से 70% से ज्यादा टॉपिक सेम ऐसे आ जाएंगे। लॉन्ग वाले तो क्वेश्चन ही वही रिपीट हो जाएंगे। तो इस पूरी PDF को आपको तैयार कर लेना है। परऑक्साइड इफेक्ट, इसी को खैरास इफेक्ट कहते हैं, इसी को एंटी मार्कोनी-काफ का नियम भी कहते हैं। जब कभी एल्कीन, एल्कीन का मतलब जब डबल बॉन्ड में हम लोग HBr को जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो इस किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एंटी मार्कोनी-काफ रूल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है मार्कोनी-काफ का नियम? मार्कोनी-काफ का नियम कहता है कि निगेटिव वाला जो पार्ट है वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। समझो, जैसे भैया इस डबल बॉन्ड में देखो C है, डबल बॉन्ड के इधर देखो, डबल बॉन्ड के इधर जो कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन है और इधर जो कार्बन उसमें 1 ही हाइड्रोजन है। तो भैया मार्कोनी-काफ के हिसाब से तो ये वाला हाइड्रोजन हटना चाहिए, इसकी जगह पे Br जोड़ना चाहिए। ये मार्कोनी-काफ का नियम है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एंटी मार्कोनी, एंटी मतलब उल्टा। तो एंटी मार्कोनी-काफ कहता है कि भैया निगेटिव वहां जुड़ेगा
जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह यहां खाली होगी, एक यहां खाली होगी, HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, Br इधर जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ जाएगा, और इस तरीके से एंटी मार्कोवनी का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिख दिया हमने। निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं भाई, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन ए है यहां तक, जिसमें मेरे भाई आपको नंबर मिल जाएंगे 10। इसमें अगर हम बात करें पेरोक्साइड इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है। पेपर के लास्ट में आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में से हैं जो पहले पढ़ने हैं, छोड़ ही नहीं सकते हो, आएंगे ही आएंगे भाई, ठीक। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, वो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक। 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 2 करना है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमने थोड़ा सा लास्ट में लगा दी थी, तो यहां पर हम सिस्टमेटिक तरीके से ही चलेंगे हम लोग, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये है भैया बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक। सबसे पहले तो आप ये समझो कि हम लोग दूसरे वाले पार्ट पे हैं। कहां पे है मेरे भाई, यहां है, ये देखिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कितने थे क्वेश्चन, 10। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5। इन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं, हम आपको चारों करा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आया है वो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। आइए देखते हैं क्या है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। और ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी मोस्ट वांटेड है। क्यों मोस्ट वांटेड है, क्योंकि ये पेपर के अंदर आएगी मेरे भाई लॉन्ग में। देखो 15 नंबर में तो आई है, कई बार ये 15 नंबर में ना आकर आ जाती है 25 नंबर लॉन्ग में, और तब क्या होगा मेरे भाई, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। ये देखिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी आ गई। तो पहले के बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, आओ देखते हैं। देखो जितने भी साइक्लो एल्केन होते हैं, साइक्लो का मतलब क्या है, मान लिया इस तरीके से हमने बना रखा है, साइकिल की फॉर्म में बना रखा है, इस तरीके से साइकिल की फॉर्म में बना रखा है। तो जो साइकिल की फॉर्म में, चक्र के फॉर्म में एल्केन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बेयर ने ये थ्योरी दी। मोस्ट वांटेड है, ये देखो लिखा हुआ है। कितने नंबर में आएगी पेपर में, लॉन्ग में आएगी 25 नंबर में, देखो यहाँ 15 में आई हुई है भाई, ठीक। तो भैया जो भी साइक्लो एल्केन होते हैं ये स्टेबल होंगे या नहीं होंगे, इनकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए बेयर ने ये थ्योरी दी थी भाई। क्या थ्योरी थी, आओ देखते हैं, समझते हैं, आसान है। इन्होंने कहा ये सही है कि कार्बन एटम टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब इन्होंने कहा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है कार्बन की संयोजकता, तथा इसकी चारों संयोजकताएं एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर्स की ओर जुड़ी होती हैं। इनके सभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। ये हमने हाई स्कूल में पढ़ा है कि बीच में एक कार्बन होता है, इधर उधर सब हाइड्रोजन लगे होते हैं, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम लोग कहते थे समचतुष्फलकीय प्रकृति, इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट मेरे भाई, ठीक है। इन्होंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है। सभी साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं वो प्लेनर कंपाउंड होते हैं। अब समझो, इन्होंने कहा कि तुम कह रहे हो कि जो एल्केन है वो समचतुष्फलकीय हैं, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बनाने दो, लेकिन जो साइक्लो एल्केन है वो प्लेनर होते हैं। यही इनकी गलती थी। समझो, इन्होंने कहा कि जो भी साइक्लो एल्केन है वो प्लेनर कंपाउंड होते हैं, अतः इनके बॉन्ड एंगल आइडियल एंगल से अलग होते हैं। इन्होंने कहा कि जो तुम बता रहे हो इस तरीके का स्ट्रक्चर वो एल्केन में तो बनेगा, सिंगल बॉन्ड में बनेगा, लेकिन जब तुम साइक्लो एल्केन की बात करोगे तो इनका एंगल इसकी तरह नहीं होगा, ये प्लेनर होंगे, इनका एंगल भी अलग होगा, ठीक। आइडियल एंगल से कोई भी डेविएशन रिंग में स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देगा। भैया सीधी सी बात है, जो चीज आइडियल अगर वैसा नहीं हो रहा है, जैसे भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर भला बुरा पति है तो घर में क्या होगा, स्ट्रेन होगी, खिच्चू मचेगा। तो जो आइडियल एंगल एल्केन का होना चाहिए अगर वो इनमें नहीं आ रहा है साइक्लो एल्केन में, तो जो रिंग होगी उनमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। डेविएशन जितना ज्यादा होगा, एंगल में जितना ज्यादा फर्क आएगा, स्ट्रेन भी उतना ज्यादा आएगा। जितना खिच्चू मचाओगे, दारू पीने लगे एक कलेश का कारण, जुआ खेलने लगे दूसरा कलेश का कारण, काम धंधा नहीं कर रहा तीसरा, जितना ज्यादा डेविएशन होता जाएगा आइडियलिटी से उतना ज्यादा स्ट्रेन उत्पन्न होता जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेन क्या करेगा, स्टेबिलिटी को घटा देगा। जो खिच्चू मचेगा जिंदगी में उससे जिंदगी की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो जितना ज्यादा डेविएशन, स्ट्रेन उतना ज्यादा, सामने सामने लिखे हैं, और स्ट्रेन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, इसलिए यह बटे में लिखा हुआ भाई, ठीक है। तो ये बता रहे हैं रिंग के बारे में, बोले जो भी साइक्लो एल्केन है
वो वैसे नहीं होंगे जैसे आप सोच रहे हो। उनके स्ट्रक्चर अलग होंगे, उनके बॉन्ड एंगल अलग होंगे, उनकी आकृति प्लेनर होगी। जब आकृति प्लेनर होगी तो डेविएशन यानी बॉन्ड एंगल अलग हैं, तो बॉन्ड एंगल अलग है तो खिच्चू मचना शुरू होगा, स्ट्रेन मचनी शुरू होगी और इससे स्थायित्व जो है वो कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। डेविएशन का केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, साइन नहीं। प्लस या माइनस में है उससे मतलब नहीं, बहुत अच्छा है बहुत बुरा नहीं, केवल कितना बुरा है कितना अच्छा है इससे मतलब है। तो डेविएशन प्लस माइनस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेविएशन डेविएशन है भैया, ठीक है। बेयर ने एक फॉर्मूला दिया डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। इन्होंने कहा तुम कह रहे थे बचपन से कि एल्केन के लिए कोण इतना होना चाहिए, तो ये तुम्हारा ओरिजिनल कोण है 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें से जो साइक्लोएल्केन का बॉन्ड एंगल हो उसे घटा दो और 2 से भाग दे दो, ये निकल के आएगा मेरे भाई डेविएशन। इन्होंने निकाल के भी दिखाया कैसे। इन्होंने कहा जैसे ये 3 वाला है, नाम क्या होगा, मेथ एथ साइक्लोप्रोपेन, तो 3 वाले के लिए त्रिभुज है भैया। त्रिभुज का मतलब क्या है, कोण कितना होगा, त्रिभुज का मतलब कोण होगा 60। तो इन्होंने कहा बॉन्ड एंगल 60 होगा, 109 डिग्री 28 मिनट में से 60 घटा देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो डेविएशन आ जाएगा 24 डिग्री 44 मिनट भाई, ठीक है। ऐसे ही मेथ एथ प्रोब्यूट साइक्लोब्यूटेन है 4 वाला, तो भैया सीधी सी बात है ये कोण कितना होगा, 90 होगा, तो 90 होगा तो घटाएंगे तो 9 डिग्री 44 मिनट आएगा। ऐसे ही 5 वाले के लिए पेंटेन के लिए 108 डिग्री होगा, तो घटाएंगे तो भैया 0 डिग्री 44 मिनट आएगा। इस तरीके से इन्होंने घटाया। हेक्सेन है, हेक्सेन के लिए 120 डिग्री होगा, घटाया तो माइनस का 5 डिग्री 16 मिनट आएगा। इसकी लिमिटेशंस भी साथ में आई हुई हैं। बेयर के अकॉर्डिंग साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निम्न होना चाहिए। बेयर के हिसाब से क्या होना चाहिए भैया, डेविएशन जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम, यही है ना। तो डेविएशन ज्यादा कौन है बताओ, सबसे ज्यादा डेविएशन आया है इसका 24 डिग्री 44 मिनट, इसका आया मेरे भाई सबसे ज्यादा है डेविएशन, सबसे ज्यादा, तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम। उससे कम 9 है, उससे कम 5 है, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। सबसे कम 0 है, तो सबसे कम डेविएशन इसमें है, तो इनके हिसाब से तो स्टेबिलिटी जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनमें डेविएशन 0 के करीब है, बहुत कम डेविएशन है, तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यही लिखा है। 5 वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब चेक किया गया तो 6 वाले की जो स्टेबिलिटी है वो 5 वाले से कम होनी चाहिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन से पता चला है कि 6 वाले की स्टेबिलिटी 5 से ज्यादा होती है। तो इनकी जो थ्योरी है वो केवल 5 वाले, 3 4 5 तक निकाला, उसके आगे 6 7 8 सब भूल जाओ, आगे का नहीं चेक कर पाएंगे। ये केवल 5 तक ही वैलिड है। यह साइक्लोएल्केन्स के हायर मेंबर जो 6 7 8 9 10 बड़े बड़े मेंबर्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए भाई, ठीक है। तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी आसान है, आपने आराम से समझ लिया। पेपर में आप इतना लिख दोगे विद लिमिटेशंस, कितने नंबर हो जाएंगे, 15 नंबर आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक। अब आ गए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे का ए। तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी ही अगर आप लिख लेते हो तो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा कोई भी एक लिख लोगे 15 नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल तीसरे का जो एक क्वेश्चन है, इन्होंने कहा मेथड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड, यानी एल्कोहल की सहायता से, एल्कोहल कौन होता है जिसमें OH होता है, हैलाइड जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन ये सब होते हैं, इनकी सहायता से आपको क्या बनाना है, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन आपको बना के दिखाना है। तो फ्रॉम एल्कोहल से हम लोग पहले बनाते हैं। डिहाइड्रेशन ये रिएक्शन कहलाती है। जब एल्कोहल को कॉन्क H2SO4 या Al2O3 के प्रेजेंस में हीट कराते हैं तब वाटर निकल जाता है, पानी निकल जाता है और एल्कीन बनता है, ठीक। तो कैसे एल्कोहल से बनता है, देखो ये एल्कोहल है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराई, पानी अलग हो गया और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 का मतलब एल्कीन बन गई, ठीक। साथ में कह रहा एल्किल हैलाइड से भी कराओ, तो ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड C2H5Br है, KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बन गया, KBr और H2O अलग हो गया। कितने नंबर में, 7.5 नंबर में, क्योंकि तीसरे का A भी है, तीसरे का B भी है, तो तीसरे का A 15.5 का क्वेश्चन है। इतना सा सिर्फ आप 2 रिएक्शनें लिख देते हो, करके दिखा देते हो, 7.5 नंबर हो गए। रिएक्शनें लिखना हमेशा आसान होता है क्योंकि कम लिखना पड़ता है, लेकिन नहीं आती है तो फिर बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी छापो बैठ के भैया। तो ये तीसरे का ए था जिसमें 2 तरीकों से, एल्कोहल से और एल्किल हैलाइड से आपको बनाना था एल्कीन। तो ये यहाँ पे रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़नी है। फिर तीसरे का बी वाला भी पार्ट है, थोड़ी सी PDF 1-2 पन्ने ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए तीसरे का जो बी पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है,
ये भी बता देते हैं। तीसरे के बी पार्ट में आपको दे रखा है भैया, यहां देखो, ये देखो डबल बॉन्ड दे रखा है। डबल बॉन्ड का मतलब आपको एल्कीन दे रखा है और आपसे कह रहा है 1,2 प्रोडक्ट बनाओ और 1,4 प्रोडक्ट बनाओ। बहुत ही आसान है, समझो भैया। होता क्या है, जब कभी हम लोग HBr से रिएक्शन करा रहे हैं तो आप देखो हुआ क्या है, H मिला है इन्हें, H2 थे H3 हो गए, और Br मिला है इन्हें, तो ये देखो एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, इसलिए इसके प्रोडक्ट को कहना है 1,2 प्रोडक्ट, यानी एक आदमी 1 पे जुड़ा है, एक आदमी 2 पे जुड़ा है। जब इस वाली रिएक्शन को देखोगे तो भैया H तो मिला है किसे, जरा देखते हैं भाई, CH3 हो गया है बिल्कुल, तो H तो मिला है इन्हें, लेकिन Br मिला है इन्हें, ये 1 नंबर वाले कार्बन है, 2 3 4 नंबर वाले, तो Br इसमें मिला है 4 नंबर वाले को, इसलिए इसे कहेंगे 1,4 प्रोडक्ट। तो ये इससे पूछ रहा था कि भैया एल्कीन से 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट बताइए। ये 2 रिएक्शनें भी 7.5 नंबर में आई हुई हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो अगर मान लिया आपको ये दोनों क्वेश्चंस आते थे तो फिर काम बहुत आसान था कि भैया 15 नंबर में आपने हकल थ्योरी कर दी, हकल से रूल कर दिया, सॉरी बेयर स्ट्रेन थ्योरी कर दी, और 15 नंबर में आपने ये कर दिया। मान लिया ये रिएक्शंस आपको नहीं आती हैं, कोई बात नहीं। चौथा क्वेश्चन देखो, हकल का रूल आया हुआ है 7.5 नंबर में, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आई हैं नेफ्थलीन की। कोई बात नहीं भैया, आओ पहले हम लोग नेफ्थलीन की रिएक्शनें देख लेते हैं। देखो भैया, नेफ्थलीन का फार्मूला होता है C10H8, ठीक। इसकी इन्होंने रिएक्शंस पूछी हैं, बहुत आसान है। ये नाइट्रेशन रिएक्शन देता है। C10H8 की नाइट्रेशन का मतलब क्या, नाइट्रेशन का मतलब हम लोग नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रोनेफ्थलीन बन जाएगा। ऐसे ही नेफ्थलीन की जब हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो मान लिया ब्रोमीन से करा रहे हैं तो ब्रोमोनेफ्थलीन बन जाएगा, क्लोरीन से कराते क्लोरोनेफ्थलीन बन जाता। तो ये नेफ्थलीन की रिएक्शंस हैं जो पेपर में पूछी गई हैं। सल्फोनेशन का मतलब क्या, सल्फोनेशन का मतलब हम लोग इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। इसकी एक चौथी भैया रिएक्शन भी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन। ये है देखो भैया, एक नीचे पेज पे लगी हुई है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन। ये एल्काइलेशन रिएक्शन है इसकी। C10H8 की जब CH3Cl से क्रिया कराएंगे, समझो एल्काइलेशन का मतलब क्या, एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। तो CH3 क्या है, मेथिल यानी एल्किल ग्रुप है, तो CH3 यहां जुड़ गया, ये देखो CH3 जुड़ गया तो मेथिल नेफ्थलीन हो गया। ये मेथिल जुड़ा, मेथिल नेफ्थलीन हो गया। एसिटिलीकरण का मतलब क्या होता है, तो भैया एसिटिलीकरण का मतलब होता है एसिल समूह जुड़ जाएगा, ठीक है। एसिल, यहां देखिए CH3CO, ठीक। ये जो एसिल ग्रुप है यहां पे जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा एसिल नेफ्थलीन। क्या नाम हो जाएगा, एसिलेशन बोलेंगे इस रिएक्शन को, ठीक है भाई, और ये बन जाएगा एसिल नेफ्थलीन, ठीक है। ये चौथे क्वेश्चन का मेरे भाई पार्ट बी है, और पार्ट ए में आपसे हकल का रूल पूछ रहा है। चौथे क्वेश्चन में 7.5 नंबर में हकल का रूल आया हुआ है। क्या है हकल का रूल, यदि किसी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो ये एरोमेटिक होगा और इसे हकल का रूल कहा जाएगा। यानी ये चेक करता है कि भैया अगर आपके पास कोई रिंग वाला, मान लीजिए ये बेंजीन बनी हुई है, तुम्हें चेक करना है कि भैया ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो आप काहे से चेक करोगे, हकल के रूल से चेक करोगे। हकल का रूल कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कैसे, n की वैल्यू 0 1 2 3 रख देंगे, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 रखोगे, 4 1 कम 4 और 2 6 हो सकते हैं, 4 दूनी 8 और 2 10 हो सकते हैं, 4 3 12 और 2 14, यानी 2 6 10 14 ऐसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक होगा, वरना एरोमेटिक नहीं होगा। अतः वे कंपाउंड जिनके पास 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई आदि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, जिनके पास 4 पाई 8 पाई 12 पाई होते हैं वो एरोमेटिक नहीं होते हैं। जैसे कई एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, PDF आप आराम से देख लेना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मान लिया एक ये रिएक्शन ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई साफ साफ दिखाई दे रहा एक ही डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है, तो एक जब भैया एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और एक पाई, तो इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं क्योंकि साझेदारी होगी, एक इधर एक इधर, तो एक बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो आदमी एरोमेटिक होगा। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, देखो 1 2 डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन इनके 2 इलेक्ट्रॉन इनके, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
4 वाला एरोमेटिक नहीं होगा तो ये नॉन एरोमेटिक होंगे। इस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर 2, 6, 10, 14 होंगे तो वो एरोमेटिक होगा, वरना एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है? 3। ढाई डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए एरोमेटिक होता है, 2, 6, 10, 14 इन सब के लिए एरोमेटिक होता है, वरना नहीं होता है भैया, ठीक है। पायरॉल है, फ्यूरॉन है, थायोफीन है, इसमें इन्होंने कहा कि 1 और 1 2 तो पाई बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, और एक जो इनके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है, इन सब के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, खाली इलेक्ट्रॉन होता है भैया। इन्हें भी जोड़ लेते हैं जोड़े को, तो 4 और 2 6, तो ये भी सब एरोमेटिक कर दिए। ऐसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में एरोमेटिक नहीं होगा। ऐसे ये है मेरे भाई 1, 2, 3 दूनी 6, तो ये एरोमेटिक होगा। इस तरीके से जैसे ये नेफ्थलीन है तो 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 के लिए एरोमेटिक होगा। ये एंथ्रासीन है 3, 2, 5, 2, 7, 7 दूनी 14, 14 के लिए एरोमेटिक होगा। तो हकल रूल मोटा मोटा ये बताता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितने होगा? 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 में से अगर आपको 2 आते हैं, हकल रूल आता है, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी आती है, अभी हम लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 5वें में मेरे भाई 2 पार्ट हैं। एक तो रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाओ, और दूसरी पिनाकोल पिनाकोलोन दिखाओ। दोनों 7.5 7 नंबर में आसान रिएक्शन है। इसे पहले यहीं देख लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया। 2 स्टेप की रिएक्शन है, एक में हाइड्रोबोरेशन होगा और फिर एक में ऑक्सीडेशन होगा। लो भैया, किसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है? तो एल्काइन का, मतलब एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले का। तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ पे ले लिया, आसान रिएक्शन है। ये हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लिया, देखो BH3 से रिएक्शन कराई, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और बोरॉन को हम जोड़ेंगे, बोरेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, बॉन्ड यहां से टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, जगह खाली होगी, एक हाइड्रोजन मेरे भाई इन्हें मिला, ठीक है, और इधर वालों को मिला BH2, ये देखो पूरा BH2 इधर वाले को मिल गया और इन्हें मिल गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी जुड़ा, बोरान के साथ में जो भी इंतजाम था वो भी जुड़ा, तो ये हाइड्रोबोरेशन कहलाएगा। फिर ऑक्सीडेशन भी कराना है, तो ये जो बना है इसकी H2O2 की उपस्थिति में रिएक्शन करा दी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, RCH2CH2OH में। इस तरीके से एक रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन हुआ है और एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है भाई, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वो भी लास्ट में लगा हुआ है, रिएक्शन आपको समझा देंगे। फिर आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन में पहली एक रिएक्शन, पहले जो क्वेश्चन आया है छठा, इसमें 3 रिएक्शनें आई। देखो भैया 25 नंबर में 3 रिएक्शनें आई हैं, यानी एक रिएक्शन 8 नंबर की है लगभग। आपको एक होबेनहाउस रिएक्शन लिख दो, 8 नंबर मिल गए। तो रिएक्शन जब कभी अगर आपको आती है तो बहुत आसान है। मान के चलो नेम रिएक्शन ही पेपर में आपको पास करा देंगे अकेले, इसमें 4 नेम रिएक्शन इस पेपर के अंदर हैं। होबेनहाउस है, फ्राइस रीअरेंजमेंट है, पिनाकोल पिनाकोलोन है, ये सब याद कर लो, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो होबेनहाउस क्या होती है? ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो किसी नाइट्राइल से रिएक्ट करके कीटोन बनाएगा, एराइल कीटोन बनाएगा। जैसे देखो भैया आसान रिएक्शन है। सबसे पहले ये मेरे पास रिसोर्सिनॉल है, ये देखो क्या है, एक OH ऊपर एक OH रिंग पे लगा, ये रिसोर्सिनॉल है। मेथिल साइनाइड है, ZnCl2HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर आके COCH3 जुड़ जाएगा, ठीक, क्या जुड़ जाएगा? COCH3 यहां पे आके जुड़ जाएगा। 2,6 डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इसका नाम है, ठीक। नाम ना भी लिख पाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिएक्शंस में 8 नंबर मिल रहे हैं तो इसकी मैकेनिज्म भी लिखनी पड़ेगी। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले मेरे पास CH3CN है, देखो CH3CN स्टेप 1 में ले लेंगे। इसकी HCl की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही तो HCl से हम रिएक्शन कराएंगे। डबल बॉन्ड ये वाला टूटेगा तो दोनों के पास जगह खाली होगी। कार्बन के पास कौन आके जुड़ जाएगा? क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन के पास कौन आके जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। इसकी ZnCl2 से हमने रिएक्शन कराई तो क्या होगा बताओ? ये देखो बहुत आसान रिएक्शन है। ZnCl फ्री के 8 नंबर है, फ्री के ZnCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो एक जो ये वाला क्लोरीन है ये इन्हें लेके ZnCl3 बना के अलग हो जाएगा। कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आ जाएगा ये भी समझ लो। जो ज्यादा निगेटिव वाला आदमी होता है, क्लोरीन जो है ये ज्यादा निगेटिव है, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इनके ऊपर माइनस, इनके ऊपर प्लस, इनके ऊपर माइनस बना, ये इनके संग में फरार होगा, ये अपना प्लस लिए बैठे हुए हैं। ये जो बनेगा CH3C पॉजिटिव NH, इसे हम जोड़ देंगे किससे? जरा देखो किससे जोड़ेंगे। ये देखो अपने पास क्या था? रिसोर्सिनॉल।
रिसोर्सिनॉल से हम लोग जोड़ देंगे किसे, देखो इस इंतजाम को, क्या बना है CH3CNH, ये देखो रिसोर्सिनॉल है, CH3CNH इससे यहाँ पे आके जुड़ेगा। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, इसकी सिर्फ हाइड्रोलिसिस करा देनी है। जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बहुत ही आसान काम है। यहाँ देखिए क्या होगा भैया, यहाँ पे CH3 ऐसे ही, C ऐसे ही, ये जो NH है ये यहाँ से हटेगा, O यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो ये CO हो जाएगा, एक H और 2 H मिलके NH3 अलग हो जाएगा और इस तरीके से जो अपना प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। फ्री की रिएक्शन है, फ्री में आपको 8 नंबर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। क्लेजन रीअरेंजमेंट एक रिएक्शन है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये देखो अभी इसकी मैकेनिज्म भी दिखाते हैं, ये कंपाउंड आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है भैया, ठीक है। क्लेजन रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, रीअरेंज करना है चीज़ों को इधर से उधर। इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखो सबसे पहले मेरे पास फिनॉल है, ये देखो मेरे पास क्या है, फिनॉल है। फिनॉल से जब H निकलेगा, अभी आपको बताया ये एसिडिक होता है तो H निकाल देता है, तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन से ये रिएक्शन करेगा, कौन, CH2CH2Br, ठीक। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा भैया, ये आके इनसे जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस था, जगह खाली थी, तो ये CH2O के पास आके जुड़ जाएगा। जब O के पास आके जुड़ेगा तो यहाँ पर मेरे भाई ये रिएक्शन जो जगह खाली है ये यहाँ इसे मूव करेगा। जब ये इसे यहाँ मूव करेगा, ध्यान से समझो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये रिंग है, समझो ये रिंग है, डबल सिंगल इस तरीके से, ठीक है। अरे देखो सही से बना दें यार, वरना आदमी कहेगा सर जी आसान करके चलेगा। डबल सिंगल, ये रिंग है भाई, ठीक। अभी यहाँ पे लगे हुए देखो, ये ऑक्सीजन भी जुड़ा है और इनसे जुड़े हैं CH2 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमें मान लिया इसे यहाँ मूव कराना है, तो हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ जगह खाली, तो ये यहाँ मूव कर जाएगा, CH2 जो भी है, यहाँ जगह खाली तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, इसलिए ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पे मूव कर गया। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसे अलग कर देंगे, हाइड्रोजन को अलग करके इन्हें दे दिया तो इनका डबल बॉन्ड खत्म, OH आ गया, और जब हाइड्रोजन हटा तो फिर से यहाँ पे जगह खाली हो गई, बॉन्ड यहाँ से फिर से कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से ये इनॉल फॉर्म बन जाएगी। ये है क्लेजन रीअरेंजमेंट भाई, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है 7वां, लगभग हम लोग किनारे पे ही हैं। 7वां क्वेश्चन ये है, क्लीवेज ऑफ ईथर बाई हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड से आपकी इसकी रिएक्शन करनी है, आसान है, समझो। ये ईथर है, रिएक्शन लिख के हमने दिखा दी है, देखो ये ईथर है। 7वां क्वेश्चन है, बीच में O होता है तो ईथर होता है, HI से रिएक्शन कराएंगे, गर्म कर दिया, I आके इससे जुड़ जाएगा और इस तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन हो जाएगी। एक उदाहरण भी इसका लिख दिया है, ये आप देख लेना। इसके सेकंड पार्ट में ओजोनोलिसिस आया है, यहीं से आज के पेपर की शुरुआत हुई थी। तो ओजोनोलिसिस पेपर में 2 बार आया हुआ, देखो एक बार तो लॉन्ग में 7.5 नंबर में आ गया है भाई, ठीक है। 7.5 में नहीं कह सकते, ABC 3 पार्ट है, तो यानी सरल भाषा में 25 में आया हुआ है, तो 6-7 नंबर में आया हुआ है। तीसरा इसमें बनाना बॉन्ड पूछा है। बनाना बॉन्ड क्या होता है, ये एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उनमें बनाना बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है लो ये भी देख लो, कैसे बनता है भाई। तो जैसे B2H6 एक स्ट्रक्चर है, तो देखो 2 B बीच में आ गए, 1 B 2 B, ये 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन आ गए, ठीक। अब जब 6 हाइड्रोजन, तो ये तो किनारे पे हैं, तो इन्हें H टर्मिनल कहेंगे, ये लोग किनारे पे हैं तो ये HT है भाई, ठीक। लेकिन ये जो बीच में ये HB ब्रिज्ड है, दोनों को जोड़ रहे हैं, देखो आपस में, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इस तरीके के बॉन्ड बनेंगे जिन्हें हम लोग कहेंगे बनाना बॉन्ड भाई, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आया है जिसमें कन्वर्जन पूछा है, आसान है। ग्लिसरॉल से कैसे एसिटल बनाओगे, ग्लिसरॉल है, एल्डिहाइड है, ये एसिटल बन गया इससे, ठीक है। ग्लिसरॉल से ऑक्जेलिक एसिड कैसे बनाओगे, तो ऑक्सीकरण कराते चले गए हैं, ये देखिए आखिरी में बन गया है ऑक्जेलिक एसिड। ग्लिसरॉल से डाई ऑक्सीजन कैसे बनाओगे, ये ग्लिसरॉल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये डाई ऑक्सीजन बन गया। बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, ये बेंजीन है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, ये फिनॉल यानी OH आके जुड़ जाएगा, ठीक। बेंजीन से टालुइन कैसे बनाओगे, ये बेंजीन है, CH3Cl से रिएक्शन होगी, CH3 जुड़ जाएगा, टालुइन बन जाएगी भाई, ठीक है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपको बता चुके हैं, ऊपर आई हुई थी, एक आध टॉपिक नीचे लग गया था, तो इस वजह से मेरे भाई, जैसे ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आया हुआ है, बहुत ही आसान है। जो फुल्ली सब्सटीट्यूटेड ग्लाइकॉल होते हैं उन्हें पिनाकोल कहते हैं। फुल्ली सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या होता है, समझो पहले तो ग्लाइकॉल समझो क्या होता है, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लाइकॉल है, ठीक। अगर हम ये 2 हाइड्रोजन भी हटा दें, ये 2 हाइड्रोजन भी हम हटा दें, समझो
ये दो दो हाइड्रोजन हटा दें और इनकी जगह पे क्या लगा दें, CH3 लगा दें, CH3 लगा दें, CH3 लगा दें, CH3 लगा दें, तो दो हाइड्रोजन थे वो भी सब्स्टिट्यूट हो गए। तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, पिनाकोल कहेंगे। ठीक, जब इसकी H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, जिसे हम लोग पिनाकोलोन कहेंगे। जैसे देखिए भैया ये रिएक्शन है, ये फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकॉल है, H2SO4 से रिएक्शन हमने कराई है, ये यहाँ पर कुछ नया बना है। क्या बना है, देखो CH3 ऐसे ही है, ये देखो ये वाला CH3 यहाँ चला गया है, तो भैया ये देखो पूरा इधर का स्ट्रक्चर है, H2O अलग हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये पिनाकोलोन कहलाएगा भैया। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी आपको दे रखी है। सबसे पहले H2SO4 टूटेगा, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनाएगा, ये अपने पास पिनाकोल है, ये देखो भैया पिनाकोल है, पिनाकोल से H पॉजिटिव आके जुड़ेगा, तो यहाँ ये इस तरीके से होगा। ठीक, H2O अलग हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तरीका वही है, ऑक्सीजन नेगेटिव आदमी है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, ये अलग, ये पॉजिटिव, तो ये अलग हो जाएंगे, इनके ऊपर प्लस आ जाएगा। जब इनके ऊपर प्लस आएगा तो भैया क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। CH3 को इधर ले लिया, OH को इधर दे दिया, इनके ऊपर प्लस आ गया। अब हमें बस क्या करना है, केवल H पॉजिटिव को अलग निकालना है। आखिरी में H पॉजिटिव अलग हो गया, प्रोटॉन अलग हो जाएगा, यहाँ पर CO बचेगा, इसे हम लोग पिनाकोलोन कह देंगे, तो आसान होता है। फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन आई हुई है पेपर में, जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये फिनॉल है, ठीक है, ये पूरी PDF हम आपको दे रहे हैं, आराम से देख लेना। CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, शायद वीडियो में ना दिख रहा हो, तो भैया ये फिनॉल है। ठीक, ये देखो ये फिनॉल है, CH3COCl से रिएक्शन कराएंगे, HCl अलग हो जाएगा, ये देखिए HCl अलग हो जाएगा, CH3CO यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, फेनिल एसीटेट बनेगा। जब इसकी AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो H यहाँ से यहाँ जाएगा और COCH3, देखो ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है और ये वाली पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा होती है, तो COCH3 यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, तो इसका ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेगा भाई। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म है कि जो हमने ले रखा है भैया, ये देखो फिनॉल, ये है COCH3, ये वाला जो सिस्टम है ये हमने ले लिया, COCH3 ले लिया है, AlCl3 इनसे आके जुड़ेगा, AlCl3 जब जुड़ेगा तो CH3CO अलग हो जाएगा, ये पॉजिटिव की फॉर्म में अलग हो गया, फिर ये आके इनकी इस पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे, जिस पे जुड़ना है, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, फाइनली H यहाँ आएगा और AlCl3 अलग हो जाएगा, और इस तरीके से ये कंप्लीट फ्राइस रीअरेंजमेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो ये बड़ी वीडियो है, पेपर को हम सॉल्व करवा रहे थे तो हमने यहाँ बहुत घुस घुस के चर्चा नहीं करी है, लेकिन अब इस वीडियो के अगर यहाँ तक आप आ गए हो भाई, ठीक, खास करके ज़्यादातर जो लड़कियाँ होंगी वो यहाँ तक आ गई होंगी, क्योंकि लड़कियाँ सीरियस होती हैं, लड़के सिर्फ मौज लेते हैं, वो कहते हैं यार जुगाड़ बताओ फटाफट से जो इंपॉर्टेंट हो। तो भैया जो सिर्फ जुगाड़ ढूंढ रहे थे वो लोग समझ लो इस पेपर में ब्रह्मास्त्र क्या क्या है, इस पेपर को हम यहाँ पे दिखाते हैं, जरा समझो इस पेपर में क्या क्या ब्रह्मास्त्र है। सबसे पहले आओ गिनते हैं कितने नंबर का ब्रह्मास्त्र है इसमें। ओजोनोलिसिस जो रिएक्शन है 2 नंबर में है, रट लो इसे, पर्ची बना लो, जो करना है वो कर लो, 2 नंबर की ये जुगाड़ है। जो हम ये कह रहे हैं अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कहाँ से शुरुआत करोगे, बनना तो पढ़ा, 2 नंबर हो गया। ये एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन 4 नंबर हो गए, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन 6 नंबर, DDT 8 नंबर, ठीक भाई। हाँ, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल 10 नंबर, साबुनीकरण रिएक्शन 12 नंबर, परऑक्साइड इफेक्ट 14 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी ब्रह्मास्त्र 15 नंबर में आई है, तो 14 दूनी 28 और 1 29 नंबर हो गए, 29 नंबर। हकल्स का रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नंबर, 7.5 नंबर में यहां आया हुआ है, तो 36.5 नंबर हो गए। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट फिर 7.5 नंबर में आया है, तो 37 और 6 43 और 1 44 नंबर हो गए, 44 नंबर, ठीक है भाई। उसके बाद ये तीनों रिएक्शन है तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, सब कुछ PDF में लगा दिया है। 25 नंबर में आई हुई हैं, 44 54 64 और 5 69 हो गए मेरे भाई, ठीक है। ओजोनोलिसिस एक बार फिर आ गया है 6 नंबर में, 75 हो गए भैया। जरा ये देखो पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या है, और उसके बाद ये कुछ ट्रांजिशन यहां पर आए हुए हैं भाई, ठीक है। पूरे 75 नंबर का इंपॉर्टेंट पेपर है ये। कुछ लोग कहेंगे फिर 75 छूटा क्या, तो पेपर में चॉइस भी आती है ना, यानी जब चॉइस वाले भी मिला लोगे तो पेपर लगभग 100 नंबर के करीब आता है, उनमें से करना 75 नंबर का होता है भाई, ठीक। तो ये काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, यहाँ तक देख रहे हो
चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो अगर यूट्यूब पे देख रहा हो। इसका टेलीग्राम अपना फ्री में है, PDKD डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। जैसे ही ये वीडियो पड़ेगी वैसे ही ये पूरी PDF हम आपको शेयर कर देंगे, आराम से जाके पेपर दे के आना, ठीक है। इसके बाहर हम एक आध अभी वीडियो और बना देंगे अच्छी, लेकिन इसके बाहर अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ लेते हो तो पेपर में भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, ये मेरी जिम्मेदारी। क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे सर फर्स्ट पेपर कैसे होगा, और हमें मालूम था कि अगर एक पेपर हम पूरा सॉल्व करा पाए तो बच्चे को मजा आ जाएगा। तो ये मजा लेने वाली ही बात है। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ फिजिक्स की और ऐसी कुछ और वीडियोस भी डालें, लेकिन ओवरऑल आप इस पूरी वीडियो को तैयार कर लो, पूरी PDF को तैयार कर लो, और अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहीं पर तुरंत PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम पे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, और भैया कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना। चलिए सर, थैंक यू।